उत्तर प्रदेश वो प्रदेश है जहां पर है तो बीजेपी की सरकार, जिसको राम राज्य की सरकार बताया जा रहा है, लेकिन उसी राम राज्य में सीताओं की अग्नि परीक्षा आए दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। खासकर अगर वो सीता पिछड़ी जाति से है, गरीब है, दलित है और दबे कुचले समुदायों से आ रही है। उत्तर प्रदेश वो प्रदेश है इस देश में जहां पर सबसे ज्यादा महिलाओं के खिलाफ अपराध की, गैर बराबरी की, शोषण। थैंक यू रेनू। नमस्कार, जनदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर, जहां अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। कह सकते हैं देश की आजादी के 70 साल बाद भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है, क्योंकि अगर घटनाएं लगातार देखी जाए, जो बढ़ती आपराधिक घटनाएं, वो ये साबित करती हैं कि आज भी महिलाएं अपने अधिकारों को लेकर संघर्ष कर रही हैं। जहां तक बात की जाए, सरकारें नारे लेकर तो जरूर आती हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसे नारे हैं, लेकिन जैसी जैसी घटनाएं उन्नाव, हाथरस और प्रदेशों में महिलाओं के साथ हो रही हैं, वो जाहिर करती हैं कि महिलाएं फिलहाल तो सुरक्षित नहीं है और उनके अधिकार सुरक्षित नहीं है। नारे सिर्फ कागजी बनकर रह गए हैं, जमीनी हकीकत इससे कुछ परे दिखती है। आइए कुछ महिलाओं से बात करते हैं, उनके दर्द को समझते हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, कहने का हक है और अपनी बात रखने का हक है। 8 मार्च आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, क्या कहना चाहेंगे? आज 8 मार्च यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और आज वो दिन है जिस दिन सदियों से जो महिलाओं के खिलाफ एक शोषण और गैर बराबरी का चलन जो चलता आ रहा है, उसके खिलाफ जो महिलाओं ने संघर्ष किया है, केवल भारत में नहीं, अलग अलग हिस्सों में, उन संघर्षों को, उन आंदोलनों को हम याद करते हैं। और आज महिलाओं के हमारे समाज में आखिर क्या स्थिति है, किस तरीके से आज हम चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और आगे के जो हमारे संघर्ष हैं, आगे के जो आंदोलन है, उसके लिए किस तरीके की हमें रूपरेखा बनानी होगी, किस तरीके से हमें नए तरीके अपनाने होंगे, उस पर हम सोचते हैं, विचार करते हैं और उसकी हम नींव रखते हैं। महिला दिवस मनाया जा रहा है, महिलाओं का जो लगातार रेप घटनाएं बढ़ रही हैं या उनको अधिकार नहीं मिल रहा है, इससे कुछ हल निकलेगा? देखिए, 2021 मार्च का महीना है, दौर गुजरा, उसने इस समाज का, इस सरकार का जो चरित्र है, जो दोहरा रवैया है, वो साफ साफ हमें दिखाया है। किस तरीके से हमारी जो मजदूर महिलाएं थीं, वो सड़क पर नंगे पांव घिस घिस के, जो प्रेग्नेंट औरतें थीं, बच्चा देने के बाद भी पैदल 300, 400, 500 किलोमीटर हमारी सरकार ने और हमारे समाज ने, हमारे भद्दे समाज ने उन्हें चलने पर, उन्हें शोषित होने पर, उन्हें खटने पर, मरने पर मजबूर किया। अभी भी हम देख रहे हैं, जिसे राम राज्य कहा जा रहा है, उत्तर प्रदेश, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। उत्तर प्रदेश वो प्रदेश है जहाँ पर है तो बीजेपी की सरकार, जिसको राम राज्य की सरकार बताया जा रहा है, लेकिन उसी राम राज्य में सीताओं की अग्नि परीक्षा आए दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। खासकर अगर वो सीता पिछड़ी जाति से है, गरीब है, दलित है और दबे कुचले समुदायों से आ रही है। उत्तर प्रदेश वो प्रदेश है इस देश में जहां पर सबसे ज्यादा महिलाओं के खिलाफ अपराध की, गैर बराबरी की, शोषण की वारदातें दर्ज होती हैं। तो आज ये सवाल उठाया जाना बहुत ज़रूरी है कि आज जो खासकर जो इस तरीके के जो कानून हैं, ये जो काला कृषि कानून आए हैं, उससे आखिर किसको नुकसान हो रहा है, किसको फायदा हो रहा है? जो हमारे मजदूरों के घंटे, काम के घंटे 12-12 घंटे बढ़ा दिए जा रहे हैं, जो उनकी न्यूनतम मजदूरी लगातार घटाई जा रही है, जो लगातार मजदूर, जिसमें हमारी महिलाएं शामिल हैं, आधी महिलाएं शामिल हैं, उनके हकों को लगातार मारा जा रहा है। तो इसमें आखिर किसका नुकसान हो रहा है और किसका फायदा हो रहा है और किसके अच्छे दिन आ रहे हैं, किसके नहीं आ रहे हैं, इस पर सवाल उठाया जाना बहुत जरूरी है कि क्या आखिर अच्छे दिन केवल अंबानी और अडानी के ही आने हैं, उन्हीं के आ पाए हैं? आखिर गरीबों के, आखिर दबे कुचले समाज के लोगों के, आखिर पिछड़ी महिलाओं के अच्छे दिन कब आएंगे? यह सवाल उठाया जाना बहुत जरूरी है। मैम, सरकार आई तो उसने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, उससे क्या महिलाओं को सशक्तिकरण नहीं हो रहा है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो नहीं हुआ है, बेटी घटाओ बेटी हटाओ का रवैया रहा है बीजेपी सरकार का शुरू से ही। आप हाल ही में यूपी की सरकार में, चाहे वो हाथरस का केस हो, चाहे वो हाल ही में जो बदायूं की वारदात थी, चाहे उन्नाव का रेप केस हो, चाहे वो ये चिन्मयानंद का रेप जो केस था पूरा, चाहे वो कुलदीप सिंह सेंगर का केस हो, आप साफ साफ ये पता लगा सकते हैं कि सरकार और प्रशासन किसके समर्थन में खड़े हुए हमें दिखा
दिखाई देते हैं, ठीक है। सलाखों के पीछे कौन दिखाई देता है? रेप पीड़िता का परिवार दिखाई देता है। सलाखों के पीछे कौन दिखाई देता है? जो जिसके साथ अपराध हुआ है, आज उससे ये कहा जाता है कि सुनो, तुम ये साबित करके दिखाओ कि तुम्हारे साथ गैंग रेप हुआ, या तुम्हारे साथ रेप हुआ, या तुम्हें मारा गया, ठीक है। और ये चुनौती सबसे ज्यादा बढ़ जाती है अगर आप गांव में दबे कुचले दलित समुदाय से हैं, क्योंकि वहां पर क्या होगा कि साफ साफ सरकार और प्रशासन का ये रवैया है कि ये मानकर चले हुए हैं कि अगर आप खेत मजदूर हैं, एक महिला खेत मजदूर हैं, किसी और की जमीन पर काम करती हैं, तो आप ये मानकर चलिए कि आपके साथ रेप होगा। और अगर होगा तो आप ये उम्मीद मत करिए कि आप थाने जाएंगी तो आपका एफआईआर तुरंत लिख लिया जाएगा। आपका पूरी कोशिश की जाएगी कि ना आपका एफआईआर लिखा जाए, अगर आप मर चुकी हैं तो आपका पोस्टमार्टम सही समय पर नहीं किया जाएगा तो उसकी कभी रिपोर्ट नहीं जमा की जाएगी, अगर आप किसी तरह से बच गई हैं तो आपका इलाज नहीं सुनिश्चित किया जाएगा। कुल मिलाकर आप न्याय के काबिल नहीं है अगर आप गरीब और दलित महिला हैं इस देश में। तो ये जो स्थिति है महिलाओं की, ये किस तरीके से बदलेगी, और इसके लिए आज हम अपनी सरकारों को और अपने समाज को किस तरीके से जिम्मेदार ठहराते हैं? क्या ये व्यवस्था परिवर्तन जरूरी एक जरूरत है वाकई में महिलाओं की स्थिति बदलने के लिए? ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है कि क्या इस व्यवस्था को, इस समाज को और इन सरकारों को, इनके चरित्र को बिना बदले क्या वाकई में महिला उन्मूलन या फिर शोषण और गैर बराबरी से हमारा समाज मुक्त हो सकता है? आज इन सवालों पर हमें चर्चा करनी बहुत जरूरी है। और आगे के जो हमारे ये अलग अलग आंदोलन है, महिला आंदोलन है और जो अलग अलग शोषितों के आंदोलन है, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो जाति के खिलाफ हमारे जातिवाद के खिलाफ आंदोलन हो, उन सभी को हमें जोड़कर व्यवस्था परिवर्तन की तरफ अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे। नहीं तो ये यथास्थिति इसी समान बनी रहेगी, आपदाएं आती रहेंगी और जाती रहेंगी और सरकारें केवल अमीरों के अच्छे दिन बनाने की कवायद में जुटी रहेंगी। 70 साल आज़ादी को हो गए, महिलाएं आज भी अपने अधिकारों के लिए लड़ रही हैं। क्या लगता है कब तक उनके अधिकार मिल जाएंगे, या क्या परेशानियां आपकी रही हैं? देखिए, हमारे समाज में एक हिस्सा है महिलाओं का जो शिक्षा, नौकरी, एक डिसेंट लाइफ जिसे हम कहते हैं, वो अचीव कर चुकी हैं, लेकिन वो एक बहुत छोटा हिस्सा है। एक बहुसंख्यक हिस्सा है महिलाओं का, खासकर कि जो आपकी पिछड़ी जातियों की महिलाएं हैं, आपकी मजदूर वर्ग की महिलाएं हैं, छोटे किसानों की महिलाएं हैं, खेते मजदूर की महिलाएं हैं। उनकी ज़िंदगी अभी बदतर स्थिति में है। बेरोजगारी है, कास्टिस्ट वायलेंस का शिकार बनती हैं, अलग अलग दिक्कतें हैं, खाने को नहीं है, शिक्षा के लिए स्कूल नहीं है उनके इलाकों में। तो जब बहुसंख्यक हिस्सा महिलाओं का दबा हुआ है, उनको ना तो उनको अपने पूरे अधिकार मिलते हैं, तो इसलिए महिला दिवस इतने जोश के साथ, इन सवालों के साथ अभी भी मनाया जाता है। क्योंकि बहुत सिंपल गणित है, जब तक एक बड़ा हिस्सा अभी भी दबा हुआ है तो कुछ महिलाएं आगे बढ़कर पूरे समाज को तो नहीं बदल पाएंगी। अगर पूरे समाज को बदलना है तो फिर हमें सारी महिलाओं की स्थिति को ठीक करना पड़ेगा। इसका मतलब है जो भी पढ़ना चाहता है उसके लिए स्कूल हो, कॉलेज हो, जो भी काम कर सकती हैं, काम करना चाहती, उनके लिए मिनिमम वेजेस के साथ रोजगार हो, जिनको अपनी ज़मीन की ज़रूरत है ताकि वो खेती कर सकें तो उनकी अपनी ज़मीन हो और उनको अपने फसल के सही पैसा मिले, सही दाम मिले। जो खेते मजदूर हैं वो ऐसे दबे नहीं, परंतु उनको भी अपने मेहनत का न्यूनतम मजदूरी मिले खेतों पर। ये सारी मांगे इसलिए उभर के आती हैं क्योंकि ये हो नहीं रही हैं, और एक बहुत बड़ा हिस्सा इस देश का उन्हीं खराब परिस्थितियों में अपना जीवन जी रहा है। तो हमें इसलिए बार बार बाहर आना पड़ता है, कभी 8 मार्च को तो कभी किसी और दिन को हम यहाँ पे केंद्रित होकर साथ लड़ते हैं। और जो भी जन आंदोलन चल रहे हैं, जो भी जेन्युइन मुद्दों पर आंदोलन छेड़े जा रहे हैं, उन सारे मुद्दों के साथ महिला आंदोलन खड़ा होते हुए आपको दिखेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम इकाई में या अपने ही कुछ स्पेसिफिक इश्यूज पे महिलाएं लड़ेंगी। महिलाएं किसान भी हैं, महिलाएं मजदूर भी हैं, महिलाएं दलित भी हैं, महिलाएं अल्पसंख्यक भी हैं। तो जब इन सारे इश्यूज को लेकर जब संघर्ष होता है तो महिला आंदोलन भी बाहर आता है, महिला आंदोलन का भी महत्व बढ़ता है। इसलिए हम इन सारे मुद्दों को लेकर आज किसान, मजदूर, महिला 7 मार्च, ये हमारा आज नारा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के लिए, इसलिए हम आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। मैम, सरकार स्कीम लेके आई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या उस पर ज़मीनी हकीकत नहीं दिखती है, कागज़ पे रह गया सर? इस सवाल का जवाब देते देते मैं थक चुकी हूँ। इतने सारे राज्यों में स्कूल बंद किए जा रहे हैं। हरियाणा में ही देख लीजिए, पिछले कुछ सालों में जितनी जल्दी अपर प्राइमरी,
और सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल बंद किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से लड़कियों को गांव में भूख हड़ताल पे बैठना पड़ रहा है कि हमारा स्कूल बंद मत करो। और जहाँ पे स्कूल बंद नहीं हो रहा तो वहाँ पर आप टीचर नहीं भेज रहे हैं। हमारे दिल्ली के सर्वोदय विद्यालय MCD स्कूल्स की हालत देख लो। तो चीज़ें आप बस कागज़ पे लिख के कहते हैं कि आप पढ़ाइए बेटी को तो बेटी आगे बढ़ेगी, देश का हुनर होगा। जब आप व्यवस्था ही उस तरीके से बना नहीं रहे हैं और आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 ला रहे हैं, जिसके तहत प्लीज़ देखिए, अमीर क्या बच्चा बच्ची अच्छे स्कूल में पढ़ता रहे, उसके आपने पूरे इंतज़ाम किए हुए हैं। मजदूर का बच्चा बच्ची जो है स्कूल नहीं, आंगनवाड़ी की औरत 6 महीने की क्रैश कोर्स ट्रेनिंग करेगी और आंगनवाड़ी की जो हेल्पर है वो फिर छोटे बच्चों को मजदूर इलाकों में पढ़ाएगी। अरे एक बच्चे को आप BPS में किंडरगार्टन KG प्ले स्कूल का पूरा सुविधा देते हैं ताकि वो 2 या 3 साल में अंग्रेजी बोलने लग जाए, और मजदूर बच्चा जो या मजदूर बच्ची जो मजदूर इलाकों में पढ़ती है उसको बोल दिया कि टीचर की ज़रूरत नहीं है, आंगनवाड़ी में जो थोड़ा सा पढ़ा दिया जाता है उसी से अपना काम चलाओ। तो आप अगर शिक्षा भी बराबर स्तर पे देना नहीं चाहते, ठीक है, तो और आप बहुत सारे ऐसे परिवारों को आपने बेरोजगारी में ढकेल दिया है, खास करके इस 2020 के लॉकडाउन के जरिए जितने जॉब लॉसेस हुए हैं। परिवार जो अपने बच्चों का, गरीब परिवार अपने बच्चों का, खास करके अपने बच्चियों का स्कूल फीस नहीं दे पा रहे हैं। आपने इसको अपने जेंडर बजट 2021 में इसके लिए आपने कुछ प्रावधान किए नहीं। तो ये खोखले वादे हैं।